स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से श्री सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग एमपीपीएससी 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज अभय टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज के अब तक 233 प्रश्नों का डिस्कशन किया जा चुका है और आज मैं लेकर आया हूं आपको 234वां प्रश्न। इसके पहले प्लेलिस्ट पे जाकर के आप उसको देख सकते हैं। क्रम का इसमें कोई इशू नहीं, आप कहीं से भी देखना शुरू कर सकते हैं आगे पीछे प्रश्नों को, लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जाकर के प्लेलिस्ट पे जरूर देखें। आज हम लोग इसमें देख रहे हैं अगले प्रश्न को, जो हमारा अगला प्रश्न है 34वां नंबर प्रश्न। एक कंप्यूटर यूजर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या युक्ति हानिकारक नहीं होती है? तो इसमें से हम लोग बात करें स्पूकिंग की, बूटिंग की, हैकिंग की और साइबर स्टैकिंग की। तो इसमें से बूटिंग प्रक्रिया जो है वो हानिकारक नहीं होती। बूटिंग प्रक्रिया का मतलब होता है कंप्यूटर का संचालन, अर्थात जब हम लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं तब कंप्यूटर उस ओपन करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहता है। और बाकी की ये तीन चीज़ें जो लिखी है, स्पूफिंग, हैकिंग और साइबर स्टैकिंग, ये तीनों चीज़ें साइबर क्राइम से जुड़ी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर यूजर के लिए अलग अलग तरीके से नुकसानदेह हो सकती हैं। इसमें स्पूफिंग में छलना, किसी को छल करना, किसी के साथ चीज़ें आती हैं, पासवर्ड चुराना वगैरह सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हैकिंग कई प्रकार की होती है, डिनाइल ऑफ सर्विस, स्क्रिप्ट किड्डी, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, मतलब कई प्रकार की चीज़ें होती है। साइबर स्टैकिंग का मतलब होता है किसी को ऑनलाइन तरीके से प्रताड़ित करना। तो इस प्रकार से ये तीन चीज़ें जो हैं वो साइबर क्राइम का हिस्सा है, जो कि हानिकारक हो सकती है, लेकिन बाकी चीज़ें इसमें जो बूटिंग है वो हानिकारक नहीं है। अगला प्रश्न है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेट्रोलॉजी इसमें चट्टानों का अध्ययन है। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है चट्टानों का अध्ययन। बाकी खनिज पदार्थों के अध्ययन को खनिज विज्ञान या मिनरलोलॉजी कहते हैं। और वायुजनित प्रदूषण का अध्ययन जो है वो इन्वायरमेंट साइंस में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा इसमें है 36वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय गैसों की श्रेणी में नहीं आता? तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान 18वें वर्ग के तत्व। फिर से बोला, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये 18वें वर्ग के जो तत्व हैं वो सब अक्रिय गैस, आदर्श गैस, नोबल गैस कहलाते हैं। और बाकी जो हमारा हाइड्रोजन है ये सक्रिय श्रेणी में आता है। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें 37वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के कार्यों में शामिल नहीं है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में जो CSO है, भारत का जो CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसके कार्यों में शामिल नहीं है मुद्रा आपूर्ति निर्धारण। तो शामिल क्या है? राष्ट्रीय आय का अनुमान, उपभोक्ता सूचकांक का संकलन, राष्ट्रीय आर्थिक संगणना और सर्वेक्षण, ये इसके काम है, लेकिन मुद्रा आपूर्ति का काम RBI का है। ठीक है, इसके अलावा हम आपको बता दें कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो गठन है वो 1951 में किया गया था। 1951 में CSI के रूप में किया गया था, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान के रूप में। फिर इसके बाद इसका नाम CSO रखा गया 1954 में। तो स्थापना हुई 1951 में और CSO नाम रखा गया 1954 में। वर्तमान में NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतर्गत इसका विलय 2019 में कर दिया गया है। तो 23 मई 2019 के बाद NSO में शामिल हो गया है आपका CSO। तो अब वर्तमान में NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के साथ ये काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है सूचना शेयरिंग, ब्लॉगिंग, डिजाइनिंग, सोशल मीडिया जैसी सेवाओं को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के मूल 3 प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर होते हैं, और तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत चतुर्थक और पंचम सेक्टर बनाए जाते हैं। तो ऐसी सारी सेवाएं जो है जो डिजिटल मीडिया से रिलेटेड है वो सब चतुर्थक सेवा में आती है। ऐसी सारी सेवाएं जो नॉलेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड है सब चतुर्थक श्रेणी में आती हैं। ऐसी सारी सेवाएं जिन पे केवल नॉलेज शेयर का काम होता है, नॉलेज आदान प्रदान का काम होता है, वो चतुर्थक में आती है। इसके अलावा पंचम श्रेणी में सारे डिसीजन मेकिंग वाले कार्य आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया चतुर्थक। हालांकि इसी प्रश्न में यदि चतुर्थक ना लिखा होता तो हमें तृतीयक लगाना होता। ठीक है, तो ये प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से उत्तर सेट करना है।
अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न कहता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ट्रोइका में शामिल देश नहीं है। तो ट्रोइका का मतलब होता है तीन वो देश। G20 के मामले में ट्रोइका का मतलब होता है तीन वो देश जहां पहले आयोजन हो चुका है, ठीक पहले, जैसे 2022 में जहां आयोजन हो चुका है, जहां वर्तमान में आयोजन हो रहा है वह देश, और जहां भविष्य में एक साल बाद जहां अगले साल आयोजित होगा वह देश। इन तीन देशों को मिलाकर के ट्रोइका समूह बनता है। तो ट्रोइका में इस वर्तमान ट्रोइका की बात करें, 22, 23, 24 वाली ट्रोइका की बात करें तो इसमें इटली शामिल नहीं है, इसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल हैं। 2022 इंडोनेशिया में हो चुका है G20, 2023 इंडिया में हो रहा है और 2024 ब्राजील में होगा। तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील ये तीन ट्रोइका के हिस्सा हैं, लेकिन इस समय इटली ट्रोइका का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें 30 नवंबर 2023 के बाद भारत की सदस्यता समाप्त होती है तो ये सदस्यता ब्राजील को चली जाती है। तो 2024 का जो ट्रोइका बनेगा तो उसमें इंडिया आएगा 2023 का देश, इसके बाद ब्राजील करेंट का देश, और अगला 2025 जहां होगा वो होगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका ट्रोइका में शामिल हो जाएगा 2024 के लिए। ठीक है, तो 2023 के लिए ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल थे। 2024 के लिए भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ट्रोइका बनाते हैं। तो ट्रोइका का मतलब तीन देशों का वो समूह। ठीक है, अगला प्रश्न है भगोरिया हाट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस सांस्कृतिक क्षेत्र में किया जाता है। तो भगोरिया हाट का आयोजन निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। निमाड़ में बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ इन जिलों में इसका आयोजन होता है। भगोरिया भीलों का वैवाहिक कार्यक्रम है, भीलों का वैवाहिक कार्यक्रम भगोरिया हाट है। तो इसमें 3 स्टेप में गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया, 3 चरणों में 7 दिवसीय मेला लगता है। गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। उजाड़िया, इसमें गुलालिया का मतलब है सबसे पहले इसमें शादी करने योग्य लड़के लड़कियां एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, लड़के लड़कियों को लगाते हैं। फिर इसके बाद उस गधेड़ों को लड़कियां घेरे में रखती हैं, घेरा बना करके बंद करती हैं, जिसको गोल गधेड़ो कहा जाता है। गधेड़ो वही लड़का है जो शादी करने जाएगा, और इसी में से एक लड़की को वो निकलेगा, और यदि वो पकड़ा नहीं जाता तो उसी के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। ये सिस्टम था। वर्तमान में आम सहमति से शादी होती है। इसके बाद शादी होने के बाद मेले के आखिरी में उजाड़िया का आयोजन किया जाता है, विवाह संपन्न माना जाता है। इस प्रकार से 3 स्टेप में भगोरिया हाट का आयोजन इन जिलों में किया जाता है। ठीक है, निमाड़ में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 41वां होगा। प्रश्न नंबर 41वां है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे दिया गया। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 इन विकल्पों में से पियरे एगोस्टिनी को दिया गया। पियरे एगोस्टिनी जो है, इनको नहीं बल्कि इनके साथ 2 और लोग हैं। एक है अपने एनी हुलियर और दूसरे हैं फ्रेंच क्राउन। तो 3 लोग, फ्रेंच क्राउन, एनी हुलियर और पियरे एगोस्टिनी को मिलाकर के 2023 का फिजिक्स का नोबेल दिया गया। और लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव और माउंगी बावेंडी, इन 3 लोगों को एक साथ केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इसमें इतना ही। आगे हम लोग देखते हैं 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न हमारा कहता है कि एशियन गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रतिभागियों और उनके खेल विधाओं का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखें, इसमें एशियन गेम्स 2022 चीन के ग्वांगझू में आयोजित हुआ है ना। तो इसमें ओजस देवताले, पारुल चौधरी, तजिंदर पाल सिंह, सिपत कौर सामरा, ये चारों गोल्ड मेडल जीते हैं। किन किन क्षेत्रों में? ओजस देवताले तीरंदाजी में, पारुल चौधरी एथलेटिक्स में, तेजिंदर पाल सिंह एथलेटिक्स में। लेकिन सिफत कौर सामरा रेसलिंग में नहीं बल्कि ये शूटिंग की है, तो इन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ओजस देवताले महाराष्ट्र से, पारुल चौधरी यूपी से, तेजिंदर पाल सिंह जो है ये पंजाब से, और सिफत कौर सामरा भी पंजाब से संबंध रखते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 43वां नंबर प्रश्न। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला जाएगा? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो फाइनल है वो खेला जा चुका है, खेला जाएगा नहीं, खेला जा चुका है किसमें? नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, ठीक है, जिसका पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम है। और इसी स्टेडियम में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन हुआ। बाकी आप लोग जानते हैं विजेता और उपविजेता कौन है, इस पे ज़्यादा चर्चा ना ही करवाएं तो बेटर होगा। चलते हैं आगे। हाइड्रोलिक प्रेशर युक्त कार, ब्रेक, ट्रक, ट्रैक्टर की टाली किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक प्रेशर युक्त कार, ब्रेक, ट्रक और ट्रैक्टर टाली जो होते हैं वो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। हम लोग देखे होंगे कि कुछ ट्रक टाली या ट्रैक्टर टाली ऐसी आती है इनको यहाँ पे प्रेशर देने पर ये उठती हैं और इसका जो सामान होता है वो नीचे गिर जाता है। तो ये जो यहाँ पे प्रेशर लगता है इसी को हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर ये सिद्धांत किस पर? पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। पास्कल ने द्रव के बहाव को लेकर के, ये फ्लूइड होता है यहाँ पे, द्रव के बहाव को लेकर के थ्योरी दिया था। इसमें एक पिस्टन ए और एक पिस्टन यदि बी है तो ए पिस्टन पे प्रभाव डालने पर बी पिस्टन भी उठता है। इस प्रकार से इनका एक सिद्धांत था जिसको हम लोग पास्कल का नियम कहते हैं। इसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। इसके अलावा बर्नौली प्रमेय तरल के बहाव से रिलेटेड है, जो दबाव पे बात करता है कि दबाव बढ़ाने पर तरल का बहाव कम हो जाता है। तो दबाव बढ़ाने पर तरल का बहाव कम हो जाता है, ये बर्नौली के प्रमेय या बर्नौली नियम कहलाता है। इसमें पोटेंशियल थ्योरी दिया है, ये पोसियल्स नहीं, पोटेंशियल थ्योरी दिया हुआ है जो गलत है। इसके अलावा आर्कमिडीज का सिद्धांत जो है वो प्लावन से संबंधित है, तैरने से संबंधित है, तैरने के नियम से संबंधित है। तो आर्कमिडीज के सिद्धांत में हम लोग जानते हैं कि जिसका घनत्व कम होता है पानी के घनत्व से वो वस्तुएं तैरने लगती हैं, ठीक है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। चलते हैं हम लोग 45वें नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 45वां प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग दर्द निवारक मरहमों में किया जाता है? तो दर्द निवारक मरहम या मलहम जो होते हैं उसमें मिथाइल सैलिसिलेट का इस्तेमाल किया जाता है। मिथाइल सैलिसिलेट एक दर्द निवारक दवा है, ठीक है। तो जितने भी आप लोग दर्द निवारक वाली मलहम लगाते हैं उन सब में मिथाइल सैलिसिलेट होता है, ठीक है। इथाइल सैलिसिलेट की बात करें तो यह कृत्रिम स्वादक है, मतलब ये स्वीटनर है, स्वीटनर नहीं कहेंगे, टेस्ट इंक्रीज करने के लिए कृत्रिम स्वादक होता है। इसका जो टेस्ट होता है वो पुदीने के गंध के समान होता है। परफ्यूम वगैरह में इसका इस्तेमाल, इथाइल सैलिसिलेट का इस्तेमाल किया जाता है। हल्की इसमें स्मेल जो है तो शराब सी जो स्मेल आती है परफ्यूम वगैरह में वो इथाइल सैलिसिलेट होता है। इसके अलावा एथिल एल्कोहल तो हम लोग जानते ही हैं, है ना, C2H5OH, बिल्कुल ये वही एल्कोहल है जो आपको इस समय कंपोजिट में मिलती है, ठीक है ना। तो कंपोजिट दुकानों में लड़के को रिलेट कर पाएंगे अच्छे तरीके से, लड़कियां शायद कम अच्छे से रिलेट कर पाएं। तो जो शराब होती है पीने वाली वो एथाइल एल्कोहल होती है, ठीक है, C2H5OH। इसके अलावा मीथेन कई प्रकार का एक बहुत उपयोगी या मल्टी डायमेंशनल इस्तेमाल होने वाला केमिकल है, जो गैस है CHO4 इसका सूत्र होता है। इसका इस्तेमाल मेडिसिन के क्षेत्र में देखा जाए तो सूजन को ठीक करने वाले, चोट को ठीक करने वाले औषधियों में किया जाता है। बाकी इसका इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में भी किया जाता है, ठीक है, खाद के रूप में भी किया जाता है। तो कई तरीके के इस्तेमाल होता है मीथेन, लेकिन रसायन उद्योग में देखा जाए तो इस्कीमिया, सूजन और चोट लगने वाले मलहमों में, दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला नंबर है 46वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकात्मक संविधान की नहीं है? तो एकात्मक संविधान का मतलब होता है एक वो संविधान जिसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च हो और केंद्र सत्ता ही राज्य सत्ता को संभाले, या राज्य सत्ता कमजोर हो, केंद्र सत्ता मजबूत हो, ठीक है। तो इसकी यदि हम लोग बात करें तो एक संविधान, सशक्त केंद्र, कठोर संविधान, ये सारी चीजें
एकात्मकता की है, यूनिटरी सिस्टम की है, लेकिन दोहरी नागरिकता जो होती है वो एकात्मकता की ना होकर के संघात्मकता की विशेषता होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ और प्रावधान है एकात्मकता को लेकर, जैसे आपातकाल, किसी भी प्रकार का आप भारत में हम लोग बात कर रहे हैं और आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, केंद्र सरकार के पास है, तो वो आपातकाल भी इसी में है। राष्ट्रपति का जो पद है और उसको दिया गया पावर है राज्यों के बारे में, वो राज्यपाल का जो पद है वो राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा अर्थात केंद्र के द्वारा नियुक्त होता है। बिना जितनी भी हमारी शासकीय सेवाएं हैं, केंद्रीय अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो सब, और एक चुनाव आयोग, एक न्यायपालिका, ये सारी चीजें जो हैं, एकल न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, एक ही चुनाव आयोग, हम लोग देखते हैं एक ही चुनाव आयोग। इस प्रकार से राज्यों का जो है तो केंद्र के द्वारा नियुक्त एजेंट राज्यपाल द्वारा नियंत्रण करना, इस प्रकार से ये सारी चीजें जो हैं वो एकात्मकता की विशेषता हमारे यहाँ पाई जाती है। दोहरी नागरिकता और सशक्त संघ जो है, सशक्त संघ या सशक्त राज्य जो है वो संघात्मक व्यवस्था के लक्षण होते हैं। भारत में इन दोनों का मिला जुला लक्षण है, इसीलिए भारतीय राज्य व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ये भी बात हमें याद रखना है। केसी हुयर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था अर्ध संघात्मक भारत के लिए। ठीक है, अर्ध संघात्मक राज्य। अगला प्रश्न है, चुनाव समाज के सबसे पीड़ित वर्ग के लिए हथियार है। चुनाव समाज के सबसे पीड़ित वर्ग के लिए हथियार है। यह उन्हें राजनीतिक और कानूनी समानता प्रदान करेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बी.आर. अंबेडकर का। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने चुनाव के संबंध में कहा था कि ये पीड़ित वर्ग के लिए हथियार है, ये उन्हें राजनीतिक और कानूनी समानता प्रदान करेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न 48वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान में भारत में सिविल सेवा परीक्षा निम्नलिखित में से किस प्रावधान में भारत में सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन का सुझाव दिया गया? तो सिविल सेवा परीक्षा हम लोग जानते हैं कि जब शुरू हुई तो ये लंदन में आयोजित होती थी ICS के नाम से, लेकिन इनमें से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के अधिनियम में पहली बार यह सुझाव दिया गया कि भारत में भी परीक्षाएं आयोजित हो सकेंगी, और पहली बार 1922 में इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज में ICS की पहली परीक्षा भारत में आयोजित कराई गई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, ये फैक्ट हमें याद रखना है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न होगा हमारा। 49वां प्रश्न है कि भारत में लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रश्न है लोक सेवा दिवस से संबंधित। हम लोग जानते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस में 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। पहले ये बता दूं कि कब से शुरू हुआ। ये शुरू हुआ है 2006 से। तो पहली बार लोक सेवा दिवस मनाया गया 2006 में। ठीक है, 21 अप्रैल की ही वह तिथि थी पहली बार जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रथम लोक सेवा सत्र को संबोधित किया। प्रथम लोक सेवा सत्र जो आयोजित हुआ उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के लोक सेवकों को संबोधित किया, और संबोधित कहते हुए मेटकाफ हाउस दिल्ली में, मेटकाफ हाउस में संबोधित किया, और संबोधित करते हुए इसी संबोधन में उन्होंने भारत के सिविल सेवकों के लिए स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो कभी आपसे पूछा जाए कि भारत का स्टील फ्रेम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसे कहा है, तो वह सिविल सेवकों को कहा है, भारतीय सिविल सेवकों के लिए इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार से देखा जाए तो 2006 से लेकर के 2023 तक टोटल 16 लोक सेवा दिवस मनाए जा चुके हैं। तो अभी 16वां लोक सेवा दिवस जो है वो आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। फिर से बोला हूं, 2023 का जो 16वां लोक सेवा दिवस था उसकी थीम थी विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा है करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ, गाजा पट्टी की सीमा निम्नलिखित में से
किससे मिलती है? तो गाजा पट्टी की सीमा इनमें से जो दिया है वो भूमध्य सागर से मिलती है। भूमध्य सागर के पास मतलब से सीमा बनाते हुए गाजा स्ट्रिप स्थित है। ठीक है, ये विवादित रहा। इजराइल और हमास युद्ध में गाजा पट्टी विवादित रहा, इसलिए प्रश्न प्रासंगिक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न 51वां प्रश्न है, काले मांस वाले मुर्गे की प्रजाति कौन सी है जिसे 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो काले मांस वाले मुर्गे की प्रजाति भारत में एक ही है, वो है कड़कनाथ, जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में झाबुआ, धार, अलीराजपुर जिलों में पाई जाती है कड़कनाथ। इसको जीआई टैग मिला 2018 में। यह मुर्गे की एक दुर्लभ प्रजाति है जो मिलेनिन के कारण काला होता है। मिलेनिन नामक एक वर्णक की अधिकता के कारण यह काला दिखाई देता है। तो यह याद रखना है, इसके काले होने का कारण इसका मिलेनिन वर्णन है। काली मासी के नाम से इसको जाना जाता है। विटामिन बी का सबसे बड़ा सोर्स है, आयरन का सोर्स है, विटामिन सी और ई का स्रोत है, इसलिए इसका मार्केट भी काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, कड़कनाथ का इस्तेमाल मांस और अंडे दोनों उत्पादन के लिए किया जाता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रमुख धार्मिक दार्शनिक संप्रदायों या पंथों के, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, प्रमुख धार्मिक दार्शनिक संप्रदायों या पंथों के संस्थापकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ पंथ दिए हैं और उनके संस्थापक दिए हैं। तो देखिए, ये एक पंथ है, संप्रदाय है और ये संस्थापक हैं। शुद्धाद्वैतवाद, बरकारी संप्रदाय, श्री वैष्णव पंथ, घोर अक्रियावाद। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद ये माधवाचार्य का नहीं है, शुद्धाद्वैतवाद है इसका बल्लभाचार्य जी का। बल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। माधवाचार्य द्वैतावाद के संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे माधवाचार्य वाला ऑप्शन गलत है। बाकी बरकारी संप्रदाय नामदेव, श्री वैष्णव पंथ रामानुज और घोर अक्रियावाद पूर्ण कश्यप का सिद्धांत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला 53वां प्रश्न है। 53वां प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भोपाल कानपुर आर्थिक गलियारों को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भोपाल कानपुर आर्थिक गलियारा को पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2026 तक रखा गया है। नितिन गडकरी के द्वारा जनवरी 2023 में भोपाल से लेकर के कानपुर तक का, जो कि भोपाल, विदिशा, सागर, 3 जिले इसमें शामिल हैं। भोपाल, विदिशा, सागर और इसके बाद ये महोबा, फिर उसके बाद कानपुर होकर के ये गलियारा गुजरेगा जिसका नाम होगा भोपाल कानपुर आर्थिक गलियारा। तो भोपाल कानपुर आर्थिक गलियारा 23 में शुरू किया गया है, 26 तक का लक्ष्य है पूरा करने को। लगभग 11,300 करोड़ रुपए का बजट है इस पे। ठीक है, इसके माध्यम से भोपाल से कानपुर तक का जो आर्थिक गलियारा है, मतलब समय लगता है, वो कम हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एजे पॉलराज समिति का संबंध किससे है? तो एजे पॉलराज का संबंध किस परियोजना से है? तो एजे पॉलराज समिति जो है वो 5G तकनीकी परियोजना से संबंध रखते हैं। एजे पॉलराज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इनके नेतृत्व में भारत में 5G तकनीकी के विकास को लेकर के समिति बनाई गई है और ये सुझाव 2017 में बनाई गई थी। अभी हाल ही में इनका सुझाव आया है। इन्होंने भारत में तकनीकी विकास को लेकर के 5G तकनीकी के उपयोग को लेकर के गाइडलाइन दी है। ठीक है, इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडिया नाम की एक समिति बनी है, उस समिति के भी ये सदस्य हैं, ये भी याद रखना है। सेमीकंडक्टर या सेमीकॉन इंडिया समिति के भी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है 55वां नंबर प्रश्न हमारे सामने कि सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस वाद के निर्णय को समान नागरिक संहिता की दिशा में मील का पत्थर माना जाता है? तो कुल मिला के इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केस है जो समान नागरिक संहिता की दिशा में
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो चलिए आइए इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहले देख लेते हैं सही उत्तर, अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम प्रकरण इसका सही उत्तर है। इस विवाद को लाया गया 1985 में, इसके समक्ष निर्णय दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया इस वाद में तो उसमें यही था कि धार्मिक कानूनों के आधार पर निर्णय नहीं लिए जा सकते। मतलब इसमें समान नागरिक संहिता पर बात की गई और निर्णय देते समय ये कहा गया कि शाह बानो एक मुस्लिम महिला थी जिसने अपने पति मोहम्मद खान के विरुद्ध प्रताड़ना का, तलाकशुदा थी तो प्रताड़ना का आरोप लगाया था और उसे हर्जाने की मांग की गई थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से तलाक देने के बाद पति हर्जाना देने के लिए बाध्य नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शाह बानो हर्जाना का अधिकार रखती है। तो इस इस निर्णय को कि अन्य महिलाओं की तरह शाह बानो भी हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार रखती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सिविल कोड या यूसीसी के दिशा में पहला महत्वपूर्ण निर्णय था जिसमें महिलाओं को एक बराबर लाया गया, मुस्लिम कानून को या मुस्लिम पर्सनल लॉ को अलग करते हुए या उसको ध्यान में न रखते हुए। तो ये शाह बानो प्रकरण था। ठीक है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ एक अलग प्रकार का केस है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ केस जो है वो 2013 में लाया गया। इसका संबंध जो है ये इससे नहीं है, ये अलग प्रकार का केस है। ये 2013 में विधायिका थी, एक सांसद या विधायक जो कि अपराध के लिए दोषी पाया जाता है उसके मामले में था, तो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। इंदिरा साहनीवाद की चर्चा करें तो इंदिरा साहनीवाद 1992 में आया। इंदिरा साहनीवाद में भी कुछ निर्णय ठोस लिए गए। ये मामला जो है तो ओबीसी से संबंधित है। ओबीसी के क्रीमी लेयर को आरक्षण दिया जाए या ना दिया जाए उससे संबंधित है इंदिरा साहनीवाद। तो क्रीमी लेयर के आरक्षण को क्रीमी लेयर वर्ग को ओबीसी के आरक्षण से बाहर रखा जाए, इस प्रकार का यह निर्णय 1992 में इंदिरा साहनी प्रकरण में लाया गया। ठीक है। इसके बाद जो है 77वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान में 16(4)A जोड़ा गया। ठीक है। और उसमें प्रोन्नत इससे संबंधित जो आरक्षण का प्रावधान था वो भी इसमें लाया गया। इसी प्रकार से ये कुल मिलाकर के इंदिरा साहनीवाद जो है वो आरक्षण से संबंधित है ओबीसी। शानबाग बनाम भारत संघ का जो विवाद है, शानबाग बनाम भारत संघ का जो विवाद है, यह पूरा इसमें जो केस है ये 2011 में आया। इसमें पूरा जो केस है उसका नाम है अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ। ठीक है। तो ये अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघवाद 2011 में लाया गया। इसका संबंध इच्छा मृत्यु से संबंध है। अरुणा शानबाग एक नर्स थी जिसने उनके साथ अरुणा शानबाग के खिलाफ के साथ जो है तो बलात्कार का केस था। तो रेप के केस में के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की थी और यहीं से मुद्दा उठा इच्छा मृत्यु का। तो कभी आपसे पूछा जाए कि इच्छा मृत्यु से संबंधित जो केस है वो कौन सा है, तो अरुणा रामचंद्र शानबाग केस 2011 है। इच्छा मृत्यु को लिविंग विल के आधार पर किसी को उनके चाहने पर किसी को मृत्यु दंड दे देना या मृत्यु दे देना वो इच्छा मृत्यु कहलाती है। इसको यूथेनेशिया कहते हैं। यूथेनेशिया एक्टिव और पैसिव दो प्रकार की होती है। तो साइंस की भाषा में इच्छा मृत्यु को यूथेनेशिया कहते हैं। ठीक है। ये बहस यहाँ से चली। इसके बाद 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को आधार बनाते हुए पैसिव यूथेनेशिया को मान्यता दे दी। पैसिव यूथेनेशिया में दवाइयों को या दवाइयों के अभाव में किसी मरीज की मृत्यु करने की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसा कुछ केस है इस पे। ठीक है। तो शानवान या अरुणा रामचंद्र शानबाग केस जो है वो किससे जुड़ा है? यूथेनेशिया से जुड़ा है, इच्छा मृत्यु से जुड़ा है। अगला प्रश्न हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 56वां नंबर प्रश्न। 56वां प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल पंजीकृत हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 6। वर्तमान में
वर्तमान की बात करें तो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल पंजीकृत है निर्वाचन आयोग में। वो है एक पहला INC, अभी जो सबसे लेटेस्ट हुआ है वो है आम आदमी पार्टी, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP, BSP, ICP मार्क्सवादी या CPI मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। कम्युनिस्ट पार्टी 2 है, इसमें CPI मार्क्सवादी जिसके कोष्टक में M भी लिखा रहेगा वो, और आपकी एक पार्टी है NPP नेशनल पीपल पार्टी, है ना। तो ये 6 पार्टियां जो हैं इस समय पंजीकृत हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में। और भारत में टोटल इस समय 55 राज्य लेवल की पार्टियां हैं, राज्य लेवल की 55 पार्टियां हैं, ठीक है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस और माकपा को बाहर किया गया है, भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो 8 से अब 6 ही है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में शीतकालीन वर्षा मावठ या मावठा किस प्रकार की वर्षा है। तो हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जब शीतकाल में वर्षा होती है तो इसको मावठ या मावठा के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार की चक्रवाती या वाताग्री वर्षा है, चक्रवाती या इसी को वाताग्री वर्षा कहते हैं। तो चक्रवात के कारण यहाँ जो वर्षा होती है मध्य प्रदेश में शीतकाल में 2 कारणों से वर्षा हो सकती है, एक तो यही चक्रवाती या वाताग्री वर्षा, और दूसरा जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भी वर्षा होती है और वाताग्र के कारण भी वर्षा होती है, जिसको मावठ कहा जाता है। फुहारी वर्षा शीतकालीन में कभी कभार हो सकती है, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं होती है, ज़्यादातर उच्च अक्षांशों में होती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में मानसूनी वर्षा भारत में और मध्य प्रदेश में जुलाई से शुरू होती है, और पर्वतीय वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। अगला प्रश्न है श्री हंसराज गंगाराम अहीर, श्री हंसराज गंगाराम अहीर किस आयोग के अध्यक्ष हैं। तो श्री हंसराज गंगाराम अहीर जो है वो आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। बाकी के अध्यक्ष देख लेते हैं। तो हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो श्री अरुण कुमार मिश्रा है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो वसंत प्रताप सिंह है। और मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इस समय मनोहर ममतानी, श्री मनोहर ममतानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसमें हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 59वां प्रश्न कि 73वें संविधान संशोधन का मुख्य विषय क्या है। तो 73वां संविधान संशोधन हम लोग जानते हैं, 73वां संविधान संशोधन 59 नंबर प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन का जो मुख्य विषय है तो वो है ग्राम पंचायतों हेतु स्वशासन। तो हम लोग जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया, जिस संबंध है ग्राम पंचायत हेतु स्वशासन से। नगरीय पंचायत हेतु स्वशासन ये 74वें संविधान संशोधन का भाग हुआ, और 74वें संविधान संशोधन में नगरीय पंचायत हेतु स्वशासन संविधान में जोड़ा गया, और इन दोनों संविधान संशोधनों के माध्यम से संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 के अंतर्गत ये रखा गया, भाग 9A में नगरीय और भाग 9 में आपका ग्रामीण पंचायत। 21 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन 1992 प्रभावी होता है, और 1 जून 1993 से 74वां संविधान संशोधन 1992 प्रभावी होता है। इसके अलावा हम लोग बात करें सहकारी समितियां, तो सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान के भाग 9 खा के रूप में जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ये सारी चीजें रखी गई हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद मध्य प्रदेश सरकार के अधीन नहीं है। तो इनमें से पदों के बारे में बात करें तो महालेखाकार पद जो होता है, तो किसी भी राज्य का महालेखाकार केंद्र के कैग कार्यालय का उप कार्यालय होता है। तो केंद्र के कार्यालय जो कैग होता है, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल जिसको हम लोग कहते हैं, तो इस प्रकार से भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षा जिसको हम लोग परीक्षक कहते हैं, उसी का एक कार्यालय महालेखा कार्यालय होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करता है,
और मध्य प्रदेश का राज्यपाल राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होता है मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में। और राज्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश, यह राज्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश जो होता है यही शुद्ध रूप से मध्य प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करता है। इसका जो काम होता है वो पंचायतों का निर्वाचन कराना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा है 61 नंबर प्रश्न। 61वां प्रश्न कहता है कि भारत में शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था। तो भारत में शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के जारी करने वाला पहला शासक इल्तुतमिश था। इसके पहले के शासकों ने भारत में जो सिक्के जारी किए हैं उसमें संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है अरबी भाषा के सिक्के जारी करने का। इल्तुतमिश गुलाम वंश का या मामूलक वंश का एक शासक था जिसने 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया है। 12 जून 1211 से लेकर के 30 अप्रैल 1236 तक इसका शासन था। इल्तुतमिश ने जो सिक्के जारी कराए वो मुख्य रूप से चांदी और तांबे के थे। चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल। तो टका और जीतल सिक्के चलाने का भारत में किसका श्रेय है? इल्तुतमिश को। टका जो होता था वो 175 ग्राम का होता था। भारत में इल्तुतमिश की बहुत सारी और भी देन है, पर ये सिक्कों से संबंध में इतनी बातें याद रखना है। रजिया सुल्तान की बात करें तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक या पहली महिला शासक 1236 से 1240 तक इल्तुतमिश की बेटी इसने शासन किया। इसमें शेर शाह सूरी की बात करें तो 1540 से लेकर 1545 हुमायूं के समय हुमायूं के शासन को बाधित करके शासन किया। और इसके अलावा इसमें तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये जूना खान के नाम से इसने 1325 से 1351 तक तुगलक वंश के शासक के रूप में शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुछ मुद्रा चलाई थी, वो मुद्रा इंपॉर्टेंट है। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला ये शासक है। सांकेतिक मुद्रा का इसने जो प्रेरणा ली थी वो प्रेरणा इसने कहाँ से ली थी? वो प्रेरणा इसने ली थी फारस के गजन शासक से ली थी। ठीक है, इतना प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, प्रश्न नंबर 62वां। प्रश्न नंबर 62वां कह रहा है कि महावीर स्वामी ने पंच महाव्रतों में किस व्रत की स्थापना की। तो महावीर स्वामी ने पंच व्रतों में ब्रह्मचर्य की स्थापना की। ब्रह्मचर्य, बाकी के चार जो व्रत हैं वो पार्श्वनाथ 23वें जो गुरु हैं, 23वें जो तीर्थंकर हैं उनके द्वारा स्थापित किए गए थे। इसमें से जो 5वां है वो ब्रह्मचर्य है और ये महावीर स्वामी द्वारा स्थापित किया गया या लाया गया। ठीक है, और जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव हैं। ठीक है, इतनी बातें हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है 63वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कुरई पठार सिवनी एवं बालाघाट में है, सत्य है। सोना पार की पहाड़ियां सिगरौली में है, ये भी सत्य है। लश्कर पहाड़ ग्रिड क्षेत्र भिंड मुरैना में स्थित है, ये भी सत्य है। लेकिन कजारदा का पठार सतना में है, ये कथन सत्य नहीं है। कजारदा का जो पठार है वो कहाँ है? नीमच में है। तो इसमें से देखा जाए तो यही कथन असत्य है और यही सही है ऑप्शन के रूप में। अगला प्रश्न 64वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पंचायती राज अधिनियम, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 इसका पूरा नाम है, में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं। तो इसमें टोटल 15 अध्याय और 132 धाराएं हैं। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है, 15 अध्याय एवं 132 धाराएं। ठीक है, चलते हैं हम लोग आज के अगले प्रश्न की ओर। 65वां प्रश्न कहता है कि देश के कुल मैंगनीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है, योगदान कितना है। तो देश के कुल मैंगनीज उत्पादन में जो मध्य प्रदेश का योगदान है वो है 12.50%। 12.5% योगदान है उत्पादन में, और उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत का पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा मैंगनीज उत्पादन होता है। भारत में भंडारण की दृष्टि से जो पहला राज्य है वो उड़ीसा है, जो कि उत्पादन की दृष्टि से दूसरे नंबर पर और भंडारण की दृष्टि से, मैंगनीज के भंडारण की दृष्टि से पहले नंबर पर आता है। ठीक है, उपयोग जो है मैंगनीज का वो लौह निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग चलते हैं 66वें नंबर प्रश्न पर,
और आज का आखिरी प्रश्न हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद 67 से लेकर के 100 तक 134 प्रश्नों का डिस्कशन अगले सीरीज में, अगले वीडियो में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? तो कवि प्रदीप का वास्तविक नाम था रामचंद्र द्विवेदी, बल्कि इनका पूरा नाम है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र से है। ये एक राष्ट्रवादी कवि थे। इनकी बहुत सारी रचनाओं को आपने पढ़ा होगा, गुनगुनाया होगा। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण रचना है ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसको लता मंगेशकर जी ने गाया। दूर हटो ये दुनिया वालों, ये इनकी रचना है। बहुत सारी और भी रचनाएं आप लोग पढ़े होंगे। तो कवि प्रदीप एक राष्ट्रवादी कवि, इन्हें जो है तो 1977 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये थे आज के 33 प्रश्न। अगले 33 प्रश्नों की सीरीज हम अगले वीडियो में ले आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं उन्हें देखें। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, वो हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको ये टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल करें, आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा यदि किसी मित्र को इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है तो उसे आप ज़रूर शेयर करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।